शीतल जी, आप गए थे कर्नाटका और आप वहां अपनी आंख से सब देख के आए। मैं उससे पहले जरा एक एक बात और बता दूं दर्शकों को। एक मिथ भी टूटा है। मिथ बहुत था कि भाई बीजेपी हर जगह है, अनस्टॉपेबल है, जीतती है। लेकिन मैं दर्शकों को एक जानकारी और दे दूं, हमारे यहाँ 28 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे विधानसभाएं, 31 विधानसभाएं हैं। एज ऑन डेट जब हम ये बात कर रहे हैं, आखिरी जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ है किसी भी इन 31 जगहों पे, वो मोदी जी के आने के बाद ही हुआ है। उसमें से केवल 6 जगह बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। बाकी जगह किसी के साथ मिलकर, और वो 6 जगह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, केवल 6 जगह। असम में पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, ये मैं फिर कह दूं। वो बीसी सीट पे आप पूर्ण बहुमत नहीं मिला, केवल 6 जगह मिला है। लेकिन जो एक प्रचार माध्यम है वो इतनी कस के इसमें प्रचार करता है कि लगता है कि सब जगह। शीतल जी, आप कर्नाटका गए, प्रचार तो उतना ही तेज रहा होगा बीजेपी का। लेकिन थोड़ी टिप्पणी आपकी कि सीतारमैया और डीके शिव कुमार साहब में, हालांकि इंटरनल मामला है कांग्रेस का, लेकिन फिर भी शायद पॉपुलैरिटी सीतारमैया साहब की ज्यादा है। दूसरा, ये मिथ टूटा है क्या कि जो है ना कि मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी ही, ईवीएम ये होगा, इन सब बातों को थोड़ा कमी आएगी अगले इलेक्शंस में? डॉक्टर शीतल जी। देखिए, कर्नाटक में ये हुआ है कि जो गरीब आदमी है, साधारण आदमी है, जो रोजी रोटी के लिए मशक्कत कर रहा है, जो रोजगार की तलाश में है, जिसके पास खेत है और उसकी उपज के दाम नहीं है, छोटा कारोबार है, व्यापार नहीं है, ऐसे हर आदमी ने अपने को परेशान महसूस किया है। ये वहाँ नजर आया। और जो मध्य वर्ग है और उच्च मध्य वर्ग और कारपोरेट सेक्टर है, उसने अपने को प्रसन्न समझा। और उसमें हमारे समाज में जो एक कमी है, जो जातियों के आधार पर विभाजन है, वो भी वहाँ था, जिसमें बड़ी जातियों के लोग या अपने को बड़ी समझने वाली जातियों के लोग या किसान जातियों के लोग जो जिनके यहाँ खेत मजदूर वगैरह दूसरे होते हैं, उन सब में इस तरह की धारा थी, जिस धारा को 35-36% वोट मिल गया है और 12-13% जेडीएस में भी गया है, उसमें से भी अधिकांश वही वोट है। बाकी लोगों में ज़्यादातर ये था कि वो महंगाई से त्रस्त थे, बेरोजगारी से परेशान थे, जीएसटी के टैक्सेशन से परेशान थे। उनके पास परेशानियों की बहुत सारी फहरिस्त थी और जो थोड़ा बहुत सरकार मदद करती है उससे वो संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने जो है सरकार के खिलाफ वोट दिया है। ये मुझे कर्नाटक में दिखाई दिया। शीतल जी, मेरा एक फर्क सी चीज थी, मुझे एक गणित जरा समझ में बहुत क्लियरली नहीं आ रहा है। बीजेपी का वोट परसेंटेज मोर और लेस इंटैक्ट रहा है, परसेंटेज के टर्म्स में बोल रहा हूं। कांग्रेस का फर्क उन लोगों में 7% है करीब, वैसे बढ़ा है पिछले चुनाव से 5-6%। 5-6% वोट गिरा है जेडीएस का। जो 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 आंकड़े कह रहे हैं उसके हिसाब से लिंगायत वोट शिफ्ट हुआ है कांग्रेस में और उसके काफी लोग जीते हैं। तो मेरी समझ के अनुसार बीजेपी के लिंगायत वोट कुछ शिफ्ट हुए हैं कांग्रेस में, और जेडीएस का वोट शिफ्ट हुआ है बीजेपी में। क्योंकि लोग ऐसा मान रहे हैं कि नहीं नहीं जेडीएस के वोट गए हैं कांग्रेस में, पर मुझे ऐसा लग रहा है जेडीएस के मेजॉरिटी वोट शिफ्ट हुए हैं बीजेपी में, लिंगायत जरूर बीजेपी से हटके उधर। इसको आप कैसे देख रहे हैं? वोट जो वहां पे, मतलब ये स्ट्रांग है भाई, बीजेपी के आप वोट परसेंटेज को नकार नहीं सकते हैं, वो उतने पे टिके हुए हैं। इसको कैसे देख रहे हैं शीतल जी? पहले बीजेपी का वोट परसेंटेज, ये सही है कि आंकड़े में सिर्फ 0.4% कम है पिछले चुनाव से, बीजेपी का तो लगभग सेम ही है। लेकिन बेंगलुरु शहर में जहां 28-4-32 है, 28 शहर की सीटें, 4 आउटस्कर्ट्स की, और तटीय कर्नाटक जो है, इसमें इन दोनों में बीजेपी का वोट 5-5-6-6% बढ़ा है। तो इनमें जब बढ़ा है तो कहीं से कम हुआ है, तब वो एवरेज आया है 36। तो बाकी पूरे प्रदेश से कम हुआ है बीजेपी का वोट। तो इसलिए बीजेपी का वोट कहीं बढ़ा नहीं है सिवाय इन 2 पॉकेट्स के। बेंगलुरु शहर, जहां देश का अर्बन इलीट रहता है, जो जाति से सवर्ण है, ज्यादातर 90% से ज्यादा आईटी की नौकरियां हैं या उससे संबंधित व्यवसाय में है, बाजार पर जिसका नियंत्रण है,
और जो खासा पढ़ा लिखा है, विदेशों से संपर्क है, जिसमें से आना जाना उनका रोज है, उनके लोग वहाँ हैं, वो यहाँ है और संपन्न है, वो तुलनात्मक रूप में काफी संपन्नता है। कर्नाटक में देश का दूसरा सबसे बड़ा टैक्स पेइंग राज्य है, पर कैपिटा इनकम भी नॉर्थ के तो बहुत से स्टेट से बहुत ज्यादा ही है। लेकिन वहाँ भी एक बहुत बड़ा गरीब समुदाय है जो पिछड़ी जातियों में, दलितों में और मुसलमानों में फैला हुआ है। वहाँ के मुसलमानों में एक खास बात है, वहाँ मुसलमान जो है, जो वहाँ का पसमादा मुसलमान है, वो कोई मीनियल काम नहीं करता। एक भी नाई कर्नाटक में मुसलमान नहीं है, धोबी भी मुसलमान नहीं है। वहाँ जो कन्वर्ट हुआ वो बराबरी में चला गया वहाँ। तो मुसलमानों में गैर बराबरी कर्नाटक में बहुत कम है तुलनात्मक रूप में। ये बड़ी अजीब बात थी, मुझे एक दलित एक्टिविस्ट ने बताई। दूसरे, कर्नाटक में दलितों पर अत्याचार की वैसी घटनाएं नहीं होती जैसी तमिलनाडु में भी होती हैं और उत्तर भारत में तो होती ही है। उसकी वजह थी कि जब तेलंगाना में विद्रोह हुआ था निजाम के खिलाफ, तो उस समय जो हिंदू प्रजा थी वहां, उसमें ज्यादातर दलित ही थे और वो एक मिलिटेंट संघर्ष था, जो उस संघर्ष के बाद भारतीय सेना के जाने के बाद खत्म हुआ आजादी के बाद। लेकिन वो मिलिटेंसी उनमें वो स्प्रेड कर गई और जो हैदराबाद से कर्नाटक की ओर आने वाला हिस्सा है, देखिए वहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा है और इसलिए भी कि उस इलाके में दलितों का बड़ा ठीक ठाक असर है। खड़गे साहब भी वहीं से आते हैं, एक जिला छोड़ के बाकी जिलों में लगभग स्वीप हुआ है। तो ये दो तीन वहाँ के अलग तरह के फैक्टर्स हैं। लेकिन बीजेपी का जो मामला है वो इस बार उसे सारे प्रदेश में सब जगह उसका मत कम हुआ है, इन दो जगहों को छोड़ के। इन दो जगहों का सामाजिक घनत्व ऐसा है, तटीय कर्नाटक में भी सवर्ण जातियों के और कर्नाटक की ब्राह्मण जातियों का बड़ा बोलबाला है, पूजा पाठ और सब चीज़ों का। मंगलूर से लेके और उडुपी तक वहीं इस तरह के संगठन जो श्री राम सेने वेने है, ये सब वहीं है, ये सारे प्रयोग वहीं चल रहे हैं। तो उसी इलाके में ये बजरंग बली की कृपा ज्यादा हुई है। बाकी पूरे प्रदेश में गरीबी और बेरोजगारी की जो ताकत थी, उसने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। जी शीतल जी, एक चीज ये बताइए, अब एक विपक्ष में एक बात बार बार आ रही है कि भाई 1 on 1 लड़ना है, विपक्ष का एक ही कैंडिडेट होना चाहिए, ये बात बार बार आ रही है। तो एक तो मैं दो चीजें आपसे पूछ लूं, मैं दर्शकों को भी जानकारी के लिए बता दूं। समाजवादी पार्टी के 2 कैंडिडेट जाके कर्नाटक में लड़े थे और उन 2 कैंडिडेटों का प्रदर्शन ये रहा था कि उसमें से एक भाई साहब को, जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे फॉर्म बी के साथ, एक भाई साहब को 55 वोट मिले थे और एक को 91, 1 गॉट 55, 1 गॉट 91। अब इसके बाद मैं इसलिए शीतल जी पूछ रहा हूं कि कर्नाटक में जाके सपा के अगर कोई कैंडिडेट लड़ रहा है और उसके बाद कल के दिन ये कहा जा रहा है कि नहीं भाई सपा को भी कुछ अकोमोडेट करना पड़ेगा कर्नाटक में आपको, तो ये कितना रीजनेबल है? एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न मैं आपसे एक और पूछ लूं, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली छोड़ के और तेलंगाना ले लीजिए, इन 4 राज्यों को छोड़ के आपको किस राज्य में लगता है कि 1 on 1 का फॉर्मूला, विपक्ष का एक होना कहां कहां जरूरी है? जरा ये भी मैं शीतल जी आपसे। देखिए 2019 का चुनाव असाधारण चुनाव था। पुलवामा की घटना हो गई थी, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान में एक मिसाइल दाग दी थी। उसके बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर जो मिसाइल चलती हैं, उन्होंने पूरे देश के वातावरण में एक दूसरी तरह का भाव पैदा कर दिया। वैसा ही कह सकते हैं, या मतलब उसकी एकदम सिमिली तो नहीं है, लेकिन 1984 में जब श्रीमती गांधी की हत्या हो गई थी, उसके बाद जिस तरह से देश में एक रिएक्शन पैदा हुआ और कांग्रेस को उतनी सीटें मिली जितनी नेहरू जी को भी नहीं मिली थी। तो ऐसा होता है जब एबनॉर्मल चुनाव होते हैं, भावनात्मक हो जाते हैं। 19 का चुनाव वो है, उसको रेफरेंस नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा है, जैसे कहते हैं। 2018 से पहले की भारतीय जनता पार्टी जो 2014 के उरूज से आई थी, उसने ज्यादा राज्य जीते थे। 2019 में उससे ज्यादा सीटें जीत के आई हुई भारतीय जनता पार्टी ने उससे ज्यादा राज्य चुनाव में हारे हैं और जोड़ तोड़ से सरकारें बनाई हैं और एक अलग उसके नतीजे निकले। 2024 में अगर ऐसी कोई चीज नहीं होती जैसी 2019 में हुई, जिसमें 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिला था, 10 राज्यों में 43 से 50% वोट मिला था, इतना जबरदस्त मत
समर्थन मिला था, वो तो यह है कि दक्षिण के और तटीय राज्यों में उनकी उपस्थिति नहीं है या बहुत कमजोर है, उसकी वजह से वो एवरेज 37%, 37 कुछ उनका आता है और 43% करीब एनडीए का आता है, वरना उनका प्रदर्शन एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। उसके आधार पर देखेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उसके बाद के उपचुनाव को देखेंगे तो पहुंच जाएंगे। उपचुनावों में क्या हुआ, हिमाचल जहां रिकॉर्ड मत प्राप्त किए थे 19 में भारतीय जनता पार्टी ने, लगभग 70% मत पाकर हिमाचल की चारों लोकसभा जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में वहां कांग्रेस से हार गई। वहां हुए एकलौते लोकसभा के उपचुनाव में जिसको उसने 4 लाख से जीता था, उपचुनाव में वो 6000 से वो सीट हार गई मंडी की। तो ये बताता है कि 19 का चुनाव एबनॉर्मल रेफरेंस है। तो उससे क्या हुआ कि अगर आज आप एक सिंपल सी बात करें कि नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं, और इसीलिए अजीत अंजुम के एक इंटरव्यू में उनके प्रवक्ता ने कहा भी, वो राजद के प्रवक्ता मनोज झा ने, कि कल करीब 90% सीटों पर तो 1 on 1 हो जाएगा, और देखते हैं आखिर तक उससे ज्यादा भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हो जाए, सीटों का एडजस्टमेंट, अलायंस नहीं, सीटों का एडजस्टमेंट हो जाए कि उनकी सीट पे वो खड़ा न करें, उनकी सीट पे वो खड़ा न करें, और बीजेपी की जगह अपने समर्थकों से कहें कि भाई जो संयुक्त मोर्चे का उम्मीदवार है उसको वोट दीजिए, तो आप इस देश का नक्शा देखिए कैसे बदलेगा। जम्मू कश्मीर की 6 सीटों में 3-3 बांटते हैं ये लोग, हम उसको छोड़ देते हैं 3 ही 3 से ही। उसके बाद से शुरू होगा पंजाब की एक भी सीट, अभी जो बाई इलेक्शन जालंधर में हुआ है, जो कांग्रेस के एक एमपी के मारे मृत्यु होने से रिक्त हुआ था, उसमें कांग्रेस रनर अप है और आम आदमी पार्टी विनर है। तो अगर अलायंस में ये सीटें तय हो जाए तो पंजाब की लगभग सभी सीटें, जिसमें से 2 सीटें पिछले चुनाव में भाजपा को मिली थी और 2 अकाली दल को, लगभग सभी सीटें इंडिया हार सकता है। इसके बाद चंडीगढ़ की इकलौती सीट थी, बीजेपी को गई थी। अगर अलायंस होता है तो अभी वहां म्यूनिसिपल कारपोरेशन में आप बीजेपी से 1 सीट आगे था, कांग्रेस के अगर लोग मिल जाए तो उसका मेयर बन जाए। तो अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस होता है और वो सीट लड़ाते हैं आपस में मिलके, तो चंडीगढ़ भी जीत सकते हैं। हरियाणा में जब भी असेंबली इलेक्शन होगा, सारे सर्वेक्षण, सी वोटर और अन्य सभी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए एडवांटेज बढ़ रहा है। तो अगर वहां भी ये जो चौटाला फैमिली है, इससे कांग्रेस का अलायंस करके चुनाव लड़ते हैं, तो जो 10 की 10 सीटें भाजपा को गई थी, ज्यादा संभावना है कि कम से कम आधी नहीं तो उससे ज्यादा सीटें वो हार सकते हैं। ऐसे ये होता चला जाएगा। अगर अलायंस 1 to 1 बनता है तो आप पाएंगे कि कर्नाटक तक पहुंचते पहुंचते, जो एक तटीय राज्य है, देश में तटीय राज्यों में 270 लोकसभा की सीटें हैं, और इसमें सिर्फ गुजरात जो है वो बीजेपी के साथ है। हमने गुजरात की सब 26 सीटें उनको दे दी। उसके बाद जो सीटें बचती हैं, जो 246 हैं, 246 में 25-30 सीटें ही बीजेपी ले पाने की स्थिति में है, शायद वो भी नहीं ले पाएगी अगर 1 to 1 हो जाएगा। यानी एक बहुत बड़ा चंक 225 सीटों का सामने है, जो तटीय राज्य अपने नेचुरली दे रहे हैं, उसमें आपको बहुत जादूगरी नहीं करनी है। उसके बाद आपको सिर्फ 50 सीटें जीतनी है रेस्ट ऑफ द कंट्री, जो आप सकते हैं बिहार से, जो आप जीत सकते हैं मतलब छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, एक आध राजस्थान से भी, और खासकर दिल्ली और पंजाब से और हरियाणा से, जिसमें सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के तालमेल की जरूरत, इतने से हो सकता है। अब ये विपक्ष की विजडम पर है और उसके नेताओं की समझदारी पर है कि वो इन तथ्यों को गंभीरता से देखें और ईगो को थोड़ा कमजोर करके एक नॉर्मल प्लान बनाएं, एक इशू बेस्ड घोषणा पत्र देश के सामने रखें कि आने के बाद वो ये करेंगे, एक प्रोग्राम रखें देश के सामने, और कम से कम 6 महीने इस कैंपेन को चलाएं। आज कर्नाटक की जीत के पीछे कम से कम 2 साल पुराना कैंपेन और एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वेल ऑयल्ड पार्टी है जिसके पास फंड्स वगैरह का भी कोई इशू नहीं था। ये सारी चीजें मिलजुल के एक चुनाव में सफलता लाती हैं। तो अगर विपक्ष इस तरह से चीजों को सचमुच जो दावे कर रहा है उस पर समय से अमल करे,
तो असंभव कुछ नहीं। जी जी, एक बहुत बड़ा एक जनरल ये था लोगों के दिमाग में कि भाई बीजेपी का इतना मजबूत संगठन, पन्ना प्रमुख तक उसका पेनिट्रेशन, पैसे, अथाह पैसा, मतलब इतना पैसा कहीं कुछ किसी और के पास नहीं। लेकिन ये सब चीज, अच्छा ईवीएम का कि वो भी उसकी वजह से कोई कहता है 4% वोट ज्यादा, कोई कुछ कुछ, और मोदी जैसा एक ऐसा लीडर जो वोट बिल्कुल पलट दे, ये सब मामला चला नहीं। तो ये क्या पन्ना प्रमुख और ये सब चीजें लोगों को केवल एक इवेंट बनाने के लिए, एक आवरण बनाने के लिए, एक झूठा इस तरह का वो करने के लिए लोग इसके उसमें जरा आओ में आके डरे, ये था कि बीजेपी हल्ला ज्यादा नीचे काम कम, इस तरह की बात है? क्योंकि कर्नाटक में अगर पन्ना प्रमुख होते तो बीजेपी को की ये बुरी हालत नहीं होती। देखिए, जो बीजेपी का काम है, अगर उसके आधार पर आप देखें, जितनी उसके शासन में महंगाई बढ़ी है, जितने उसके शासन में बेरोजगारी बढ़ी है, जितनी उसकी आर्थिक असफलताएं हैं, जितने उसने देश के एसेट्स दोस्त कैपिटलिस्टों को भेंट किए हैं, जैसा अडानी वगैरह पर आरोप लगे हैं, जैसा उसने विभिन्न कांग्रेस या दूसरे विपक्षियों की राज्य सरकारों के साथ किया है, जैसा वो एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, ऐसा अगर कांग्रेस ने किया होता तो कांग्रेस जमीन में खड़ी ही न मिलती। और आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी हारने के बावजूद बराबर का वोट ला रही है, और बीजेपी ज्यादातर राज्यों में अपना वोट प्रतिशत, जैसे दिल्ली में भी वो म्यूनिसिपल कारपोरेशन समेत जो चुनाव हारी है, विधानसभा हारी है, उसका मत प्रतिशत घटा नहीं है, यानी उसका जो जन समर्थन है वो कम नहीं हुआ है। दूसरों ने अपने जन समर्थन को बढ़ा लिया है या दूसरों ने कुछ दूसरा तरीका निकाला है। तो बीजेपी खारिज नहीं हुई है, बीजेपी के सामने वाले लोग ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर ले गए, इसलिए इसको इस तरह से लीजिए। क्योंकि जहां ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस आई है, उसका हाल क्या हुआ है कि शीला दीक्षित एक विधानसभा नहीं जीत पाई थी, जो 15 साल से मुख्यमंत्री थी। जब उनके खिलाफ वातावरण बना तो वो जीरो पे आ गई थी, और उसके बाद अगले चुनाव में भी दिल्ली में जीरो पे कांग्रेस रही। तो बीजेपी इस तरह से साफ नहीं हुई है। बीजेपी अपने आधार क्षेत्र में जो 2014 में उसने निर्मित किया था, उसके आसपास हॉवरिंग कर रही है, लेकिन उससे बढ़ने के लिए उसको किसी पुलवामा के पुल की जरूरत होती है या किसी सांप्रदायिक जादू की जरूरत होती है, ये फर्क सिर्फ है। तो इसलिए विपक्ष के लिए कोई बहुत केक वॉक नहीं है, और ये सोचना भी नहीं चाहिए। और विपक्ष की एक गलती उसको मौका फिर से वापस दे देगी। विपक्ष के पास कोई ऑप्शन है नहीं। एकता इसलिए होगी, ईडी और सीबीआई इन विपक्षी दलों को जीने नहीं दे रहा है, और उनका होम मिनिस्ट्री जो है, गवर्नरों के जरिए डिफरेंट स्टेट्स में जहां विपक्ष का शासन है, पैरेलल शासन चला रहे हैं। इसलिए सदन में आप देखें कि सदन में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की एकता हो गई है। खड़गे साहब के बुलाने पे संजय सिंह उनकी मीटिंग में जाते हैं, संजय सिंह के बुलाने पे खड़गे उनके यहाँ आते हैं, आपस में मिलते हैं सब एक दूसरे के साथ, राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक। लोकसभा में तो आम आदमी पार्टी का कोई सांसद है नहीं, अब जीता है जालंधर से, तो पहला होगा, तो वो लोग हैं साथ में। तो वहां हो गई, जब सदन में मुद्दों पर हो गई है, अडानी के खिलाफ हो गई है, मोदी जी के खिलाफ हो गई है, तो नीचे भी हो जाएगी। और आपने देखा कि केजरीवाल ने खुद बढ़ के, जब राहुल गांधी को की सदस्यता ली गई, तो उन्होंने ट्वीट करके और उस बर्फ को तोड़ा। वो एक बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि वो पार्टियां सिर्फ एक लीडर से चलती हैं। तो अगर केजरीवाल उस बर्फ को तोड़ रहे हैं, तो फिर नीचे के लोग बहुत देर तक उस मुद्रा में नहीं रह पाएंगे जिस मुद्रा में है। ये बर्फ कोई बहुत कठिन नहीं है, और नीतीश कुमार जैसे होशियार और गंभीर लोग इस प्रयास में लगे हैं कि 1 on 1 हो जाए देश में, जिससे रोका जाए तानाशाही के खतरे को। ऐसा हो सकता है, मुझे इसमें संभावना दिखती है। जी।